दोस्तों नमस्कार। वीआईपी होता कौन है? वीआईपी का मतलब क्या कानून व्यवस्था को ताक पर रखना होता है या फिर पूरी कानून व्यवस्था ही सिर्फ और सिर्फ वीआईपी की रक्षा में उसकी सुविधाओं के लिए मान ली जाती है? या फिर वीआईपी कल्चर भारत की संस्कृति पर सीधे आघात कर रहा है? या फिर इस देश के पूरे गवर्नेंस के तौर तरीके वीआईपी कल्चर को बना रहे हैं? इन तमाम परिस्थितियों में अगर कोई भी व्यवस्था चरमरा जाए और उसके लिए दोषी वीआईपी होगा या सत्ता होगी या सरकार होगी या कानून व्यवस्था को लागू न कर पाने की स्थितियां होंगी या इन सब से हटकर वीआईपी अपने आप में एक सत्ता का प्रतीक तो नहीं है जिसके लिए कोई मायने नहीं रखता है कि कितने लोगों की मौतें कहां पर हो जाए, चाहे उसकी वजह उसकी अपनी सुरक्षा, उसकी अपनी सुविधा ही क्यों ना हो। और खास तौर से तब जब भारत की राजनीति सबसे बड़े धर्म में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही हो, यानी धर्म की राजनीति नहीं बल्कि राजनीति का धर्म। ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें इस दौर में 24 घंटे आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर न्यूज़ चैनलों के जरिए अगर इस देश को समझना चाहते हैं तो हो सकता है आपके ज़हन में सिर्फ और सिर्फ भारत की संस्कृति, उस संस्कृति से जुड़ा हुआ धर्म, उस धर्म के आश्रय उस दौर की राजनीति और राजनीति को ओढ़े हुए नेताओं की वह पूरी फहरिस्त आपको एक झटके में वीआईपी कल्चर से ओतप्रोत दिखाई देगी। अब जरा कल्पना कीजिए कि उत्तर प्रदेश सरीखा राज्य, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो खुद शायद इस देश के तमाम मुख्यमंत्रियों से अलग हैं, अलग इसलिए भी हैं क्योंकि उनकी वेशभूषा भगवा वस्त्र धारण किए हुए है और भगवा वस्त्र का मतलब संभवतः हिंदू समाज के भीतर उस धर्म, उस आस्था, उस संस्कृति और कहीं ना कहीं उस परिस्थितियों से जुड़ जाता है जहां पर सत्ता मायने रखती नहीं है। वो तो एक लिहाज से सब कुछ त्याग की भावना के साथ इस वस्त्र को अपने ऊपर ओढ़ लिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के भीतर धर्म का प्रभाव और राजनीति का धर्म में तब्दील होना, इन दो परिस्थितियों के भीतर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा मेला, जिसे कुंभ मेला कहते हैं या कहें महाकुंभ मेला कहते हैं, वह मेला शुरू हुआ। और उस मेले के शुरू होते ही एक झटके में 3 बड़े सवाल इस देश के सामने आकर खड़े हो गए। पहला सवाल यह था, तकरीबन 40 से 45 करोड़ लोग संगम पहुंचेंगे। संगम का मतलब जहां गंगा यमुना सरस्वती नदी का मिलन होता है, जो प्रयागराज जिसकी पहचान है। और इस देश के भीतर जहां भी कुंभ लगता है, वो उज्जैन हो, वो नासिक हो, वो हरिद्वार हो, प्रयागराज एक ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा जमीन खाली है। गंगा के किनारे और संगम के किनारे आप चलते चले जाइए, मीलों तक आपको सिर्फ और सिर्फ रेत की जमीन दिखाई देगी। यानी यहां पर बड़ी तादाद में लोगों की आवाजाही हर वक्त हो सकती है। और यही वजह है इस बार महाकुंभ को लेकर जो भी व्यवस्थाएं की गई, ये मानकर की गई कि यहां पर 40 से 45 करोड़ लोग डुबकी लगाने जरूर आएंगे। और खास तौर से उस दौर में, जिस दौर में भारत की राजनीति धर्म की डुबकी लगाने के लिए बेताब हो और इस देश के बड़े बड़े पूंजीपति हो, कॉरपोरेट हो या ताकतवर बिजनेसमैन हो या अपने अपने क्षेत्र के महारथी हो, जिनका कोई भी सत्कार या सत्ता के साथ जुड़ाव हो, उनकी हाजिरी यहां पर जरूर होगी। हाजिरी शब्द इसलिए क्योंकि ये एक प्रतीक है कि हम उस धर्म की राजनीति या राजनीति के धर्म के साथ खड़े हैं जो मौजूदा वक्त में सत्ता में, और वह परिचायक होता है उस ताकतवर समूह का, जो ताकतवर समूह इसका एहसास उस सत्ता को कराता है कि देखिए हम और आप एक ही विचारधारा के हैं,
इस विचारधारा के आश्रय ही इस देश के भीतर राम राज्य आ सकता है। इस देश के भीतर की तमाम परिस्थितियां जो कि मुश्किल हालातों में जूझती है, उससे हटकर एक नई व्यवस्था, नया देश बनाया जा सकता है। और यहीं से शुरू होता है उन ताकतवर लोगों के वीवीआईपी कल्चर का एक नया समूह, और उस समूह के आश्रय कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन और तमाम व्यवस्थाएं गायब हो जाती है। कल रात 1 बजे या कहें 12 बजे के बाद और 2 बजे के बीच क्या कुछ हुआ प्रयागराज में, यह कल्पना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन जगहों पर इतनी बड़ी तादाद में लोगों का समूह पहुंचेगा, इसका एहसास तो पहले से था। इस बात का भी एहसास कि यह वीवीआईपी कल्चर कहीं इस पूरी व्यवस्था को चकनाचूर ना कर दे और ऐसी स्थिति ना आकर खड़ी हो जाए जहां पर लोगों के लिए बदइंतजामी, उनकी अपनी आस्था और उनके अपने महाकुंभ को लेकर उनके भीतर मुश्किल हालात के साथ ये शब्द निकल पड़े कि दरअसल यह महाकुंभ शायद भक्तों के लिए नहीं, वीवीआईपीओ के लिए है। क्योंकि जगह उतनी ही है, सड़कें उतनी ही हैं, गाड़ियां उतनी ही हैं, सब कुछ उतना ही है, लेकिन उसमें एक झटके में कई गुना ज्यादा गाड़ियों की आवाजाही, कई गुना ज्यादा लोगों की आवाजाही, कई गुना ज्यादा वीवीआईपी की आवाजाही, कई गुना ज्यादा पुलिसकर्मियों की मौजूदगी, कई गुना ज्यादा व्यवस्था की ऐलान, ये तमाम चीजें कई गुना ज्यादा एक झटके में बढ़ती चली जाए तो फिर उसके बाद क्या होगा। हमें लगता है कि आज एक एक पन्ने को एक एक करके समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। सबसे पहले इस वीवीआईपी कल्चर का एहसास पहले दिन से, यानी जब महाकुंभ शुरू हुआ उस दिन से था, क्योंकि उससे पहले बकायदा राज्य के मुख्यमंत्री के जो प्रोटोकॉल अफसर होते हैं, उन्होंने, ईशान प्रताप सिंह ने एक वीवीआईपी की मौजूदगी को लेकर 2 पन्ने का एक नोट जारी किया और उसमें तमाम वीवीआईपी से यह आग्रह किया कि आप कम से कम 5 तारीखों के इर्द गिर्द प्रयागराज नहीं पहुंचे। और उसमें जिक्र था शाही स्नान, जो 13 तारीख पहला जो स्नान था पौष पूर्णिमा का, उसके लिए आप 12 से 15 जनवरी के बीच नहीं आए। दूसरी तारीख मकर संक्रांति की यानी 14 जनवरी की, तो 12 से 15 के बीच में मौजूदगी नहीं रहेगी, तो मकर संक्रांति भी आसानी से जितने अखाड़े हैं, जितने साधु संत हैं, जो आम लोग हैं, जो भक्त के आश्रय इस देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचेंगे, कम से कम वह अपनी आस्था की डुबकी लगा सके। तीसरी तारीख कल की यानी 29, आज आज है मौनी अमावस्या, तो आज की तारीख जो रात के 12 बजे से शुरू हो गई मौनी अमावस्या, और इसके लिए कहा गया आप 26 से 31 तारीख के बीच में नहीं पहुंचे। इसके बाद भी 2 तारीख है, बसंत पंचमी 3 तारीख को है और मगध पूर्णिमा 12 तारीख को है। एक छठी तारीख जो एक लिहाज से कह सकते हैं आखिरी दिन महाशिवरात्रि का, जो 26 फरवरी को है, वह भी 1 तारीख है। हमें लगता है पहले इस नोट को आप देख लीजिए, जो बकायदा हर वीवीआईपी को कहा गया आपकी मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। तो वीवीआईपी की मौजूदगी खास तौर से ऐसी जगह पर जहां पर 40 से 45 करोड़ लोग 40 दिनों के दौर में पहुंचेंगे, और उसमें खास तौर से इन दिनों करोड़ों लोग पहुंचेंगे। करोड़ों का मतलब 2 करोड़ भी होता है और 9 करोड़ भी होता है। और इस दिनों के इर्द गिर्द कम से कम वीआईपी ना पहुंचे, ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ती है। 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक तस्वीर जारी की। उस तस्वीर के जरिए इस बात को खुले तौर पर आप समझ सकते हैं कि दरअसल वीवीआईपी का मतलब यह होता है कि सड़क अगर 10 फीट या कहें 20 फीट चौड़ी है, तो उस 20 फीट में से आम लोगों की आवाजाही 10 फीट में होगी, बाकी 10 फीट आधे में वीवीआईपी की पहल शुरू होगी। यानी जो भीड़ 20 फीट की सड़क पर भी
इतनी ज्यादा हो कि वह सड़क छोटी पड़ जाए, तो उस सड़क को ही छोटा कर दीजिएगा, तो आम लोगों की आवाजाही कैसे हो सकती है, इसकी सिर्फ और सिर्फ इस रूप में कल्पना की जा सकती है जो चंद सेकंड की यह तस्वीर खुद ब खुद बतला देती है। तो वीवीआईपी होते कौन है? क्या इस देश के राजनीति के, देश को चलाने वालों के, पैसे वालों की ताकत या सत्ता के करीब के लोग होते हैं, या ये खुद सत्ता होती है? ये कौन लोग होते हैं जो गाड़ियों से आते हैं, उनके आगे पीछे प्रोटोकॉल अफसर चल रहे होते हैं और सीटियां बज रही होती है और उनके बीच में किसी को आना नहीं चाहिए, उसकी रफ्तार पर कहीं रोक लगनी नहीं चाहिए। और ये रफ्तार गंगा के तट पर, यानी जहां पर महाकुंभ है, जहां पर संगम है, वहां तक इनके पहुंचने में कोई रुकावट होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इनके पास वक्त शायद कम है, इन्हें बहुत काम इस देश के लिए करना है। और जब समूचा देश ही महाकुंभ की दिशा में बढ़ रहा हो, खास तौर से उस दौर में जब आस्था सबसे बड़ा सवाल हो, जब हिंदू संस्कृति और सनातनी का जिक्र राजनीतिक तौर पर खुलकर किया जा रहा हो, और फिर इन शब्दों से हटकर कोई भी नया शब्द ना तो राजनीतिक तौर पर, ना प्रशासनिक तौर पर, और ना ही कानून व्यवस्था के दायरे में कोई भी बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में हो, तो फिर ये मानकर चलिए कि इस देश के भीतर बहुसंख्य तबके की मौजूदगी इन जगहों पर और सत्ता के साथ जुड़े रहने वाले लोगों की भी मौजूदगी बहुसंख्य रूप में इसी जगह पर होगी। तो एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि हवाई अड्डे से रास्ता निकले, रेलवे स्टेशन से रास्ता निकले, या चौड़ी सड़कों से रास्ता निकले, तमाम जगहों पर आपने 50% हिस्सा वीवीआईपी के लिए दे दिया, जिनकी तादाद आम लोगों की संख्या में 0.00001% भी नहीं होगी, लेकिन उनके लिए व्यवस्था आपने 50% की कर डाली। यानी सवाल इस देश में असमानता का सिर्फ ये नहीं है कि कितने लोगों के पास इस देश की कितनी पूंजी है, या टॉप मोस्ट 1% के पास इस देश का 60% हिस्सा है। सवाल तो यह है कि जैसे ही इस देश के भीतर कोई भी कार्यक्रम ऐसा हो जिस कार्यक्रम में ताकत सत्ता को दिखानी हो, राजनीतिक सत्ता को साधनी हो, और राजनीति और सत्ता से जुड़े हुए लोगों को अपनी अटेंडेंस लगानी हो, जिससे सत्ता के अनुकूल उनकी धाराएं आने वाले वक्त में चलती रह जाए, तो उनके लिए रास्ता बनाना पड़ता है। तकरीबन 23 मंत्री केंद्र सरकार के वीवीआईपी होकर दर्शन कर चुके हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर राज्यों के अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर्स या कहें राज्य मंत्री भी तकरीबन 52 से ज्यादा पहुंच चुके हैं। इस देश के भीतर के जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी तादाद भी, और उसमें एक नाम आप अडानी जी का भी ले सकते हो, वह भी पहुंचे वहां पर। वो पहुंचकर हालांकि लंगर का हिस्सा बने और वहां उन्होंने भोजन लोगों के बीच बांटा जरूर, लेकिन इस पूरी कतार के भीतर एक जानकारी हमारे टीम ने जब उत्तर प्रदेश की सरकार से जुड़े हुए अधिकारियों से हासिल करनी चाहिए कि दरअसल पहले दिन से लेकर अभी तक, यानी बीते लगभग 16-17 दिनों में कितने वीवीआईपी के लिए आप लोगों को क्या क्या करना पड़ा, तो पता चला इन वीआईपीओं की तादाद के लिए, और उनको किसी भी तरह से कोई मुश्किल ना हो और ये पहुंच पाएं घाट तक, स्नान कर पाएं, वहां इनके लिए बाकायदा सब चीज़ों की व्यवस्था हो, वो प्रसाद के तौर पर हो या पूजा पाठ के तौर पर हो। इनकी संख्या तकरीबन 874 है अभी तक की। 874 को प्रोटोकॉल अधिकारियों ने अपने तौर पर किया है, और इस दौर में सरकार का आंकड़ा है कि दरअसल डुबकी लगाने वालों की तादाद बढ़ते बढ़ते 12 करोड़ पार कर चुकी है। तो एक तरफ 874 लोग हैं और दूसरी तरफ 12 करोड़ से ज़्यादा डुबकी लगा चुके हैं। और शायद यही वो प्रक्रिया है जहां साधु संतों को भी समझ में आ गया कि वीवीआईपी वो नहीं है। वीवीआईपी तो इस देश की वो सत्ता ताकत है जिसके आश्रय उनके अपने होने का एहसास भी शायद अब उन्हें इस बात को लेकर होने रहा हो कि क्या वाकई
वीवीआईपी कल्चर इस देश में उस धर्म की राजनीति को या राजनीति के धर्म को ही अब मटिया मेट करने की दिशा में बढ़ चुका है। एक जगह पर एक उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुई जनता को दो वर्ग में विभाजित करने का क्या संविधान अधिकार देता है? क्या कोर्ट में विचार होगा तो ये बात खड़ी रह पाएगी कि कोई प्रदेश की सरकार एक उद्देश्य से एक समय में एक जगह पर इकट्ठे हुए लोगों को दो वर्ग में विभक्त कर दे, एक को वीआईपी कह दे और एक को जनरल कह दे? ये क्यों किया आपने? आप हमें अंतर दिखाना चाह रहे हैं? हम बैठे के देखें वो वीआईपी है, मैं तो जनरल हूँ। हाँ, वीआईपी तो कुछ लोग हो पाएंगे, 40 करोड़ आ रहे हैं, 39 करोड़ तो वीआईपी नहीं होंगे ना, 39 करोड़ तो जनरल में आपने डाल दिए, तो ज्यादा लोगों को दुखी बना दिया आपने कि हाँ काश मैं भी, हे गंगा हे यमुना, मुझे क्यों वीआईपी तुमने नहीं बनाया? ये उलाहना सुनने के लिए माँ को मजबूर कर दिया आपने। ये शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी है। इनकी भी बात कोई आज की नहीं है या फिर जो भगदड़, जो हादसा, जो दुर्घटना हो गई महाकुंभ में, उससे पहले की है। यानी एक एहसास लगातार चल रहा है कि दरअसल किस तरीके से महाकुंभ के भीतर की जो व्यवस्थाएं हैं और उन व्यवस्थाओं को लेकर वीवीआईपी कल्चर के मतलब, मायने और उससे परेशानी का सबब क्या होता है। और शायद यहीं से ये बात शुरू होती है कि आपको हम लिए चलें अगर और पहले, और जरा बतलाएं कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा मेला है ये, खुद राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं। 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, यूरोप के कई देश इसमें समा जाएं। इसका जिक्र भी खुले तौर पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार को संभालने वाले तमाम अधिकारी कहते हैं। और यह भी जानकारी देते हैं कि दरअसल ये महाकुंभ नगर एक बनाया गया है, यानी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के बाद एक जिला महाकुंभ में नया बन जाता है। और इसमें एक दो नहीं, 50,000 पुलिस कर्मियों की मौजूदगी। पुलिस है, अर्धसैनिक बल है, पीएसी है, सिविल डिफेंस के लोग हैं, ये सभी लोग मौजूद हैं। और हर बार ये मानकर चला जाता है कि दरअसल लोगों की तादाद बढ़ेगी। 2001 में या कहें 2000 में 1200 हेक्टेयर जमीन पर यह महाकुंभ ऑर्गेनाइज किया गया था। 2013 में 3200 हेक्टेयर जमीन पर यह महाकुंभ ऑर्गेनाइज किया गया, जो प्रयागराज में है। इस बार ये 4000 हेक्टेयर में, और व्यवस्थाएं पूरी कागजों पर जरूर दिखाई देती है। 1250 किलोमीटर पाइपलाइन पानी की बिछाई गई। ये अलग मसला है, गंगा के किनारे हैं, लेकिन साफ पानी आपको वहां पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है। यह वहां के लोग जो पहुंचे ये खुले तौर पर कह रहे हैं, और इनकी बातें तमाम जगहों पर चल रही है। 67,000 एलईडी लाइट लगाई गई, हर जगह रोशनी है, कहीं अंधेरा नहीं है। पंटूल पुल तक पे रोशनी है। इन बातों का जिक्र हुआ, लेकिन ऐसा क्या था? कल कुछ जगहों पर अंधेरा था, इससे पहले भी रहा होगा, लेकिन कल जानबूझ के इसलिए जिक्र, क्योंकि अंधेरे का जिक्र कल महाकुंभ में आए लोग कर रहे थे। और सामान्य तौर पर उत्तर प्रदेश के भीतर आप घूमते चले जाइए, कई जिलों में आपको अंधेरा दिखाई देगा, स्ट्रीट लाइट नहीं मिलेगी। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल है महाकुंभ की व्यवस्था। और व्यवस्था को लेकर जो पूरा खाका खींचा गया वो बतलाता है कि आपको सारी जानकारी है। 1.5 लाख से ज्यादा शौचालय बनाए गए, सफाई के लिए 10,000 कर्मचारियों की मौजूदगी भी है। बावजूद इसके गंगा किनारे शौचालय करते लोगों की कतार खुलकर दिखाई भी दे रही है और कैमरे में कैद भी हो रही है। 30 पंटूल पुल बनाए गए, जो अस्थायी तौर पर इस दौर में बनाए जाते हैं कि कहीं अफरा तफरी ना मचे। व्यवस्था इस सोच के साथ है कि 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे। 488 किलोमीटर लंबी सड़कें इस पूरे कुंभ के दौर में बनाई गई, यानी कोई हालात ऐसी होनी ही नहीं चाहिए। और तो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। 328 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम कैमरे लगाए गए, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक काम कर रही है। ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। टेंट सिटी बना दी गई है, किसी के माथे पर कोई सीत ना पड़े। लेकिन यहां तो मुश्किल यह है, ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ कही जा रही है, चीजें गायब क्यों हैं? और फिर इन परिस्थितियों के बीच क्या वाकई एक ऐसी तस्वीर उभरती है जो बतलाती है
कि आखिर इस देश की गरीबी, मुफलिसी, लोग किन कपड़ों के साथ पहुंचते हैं, उनके पास कौन सा बस्ता है, कौन सा भोजन का डब्बा है, पानी की कौन सी बोतल है, किसने कौन सी चप्पल पहन रखी है, किसकी कौन सी चादर है, किसकी चूड़ियां किस रूप में मौजूद थी, क्या क्या था लोगों के पास, उस पूरे दायरे के भीतर में जहां पर यह हादसा हुआ, वहां की इन तस्वीरों को देखकर हो सकता है आपके जहन में यह सवाल अब आए, अच्छा पहले से जानकारी थी, ऐसी परिस्थिति बनेगी और इसको नहीं बनने देना है, बावजूद इसके कैसे बन गई, तो क्या ये वीवीआईपी कल्चर है? इस सवाल को जहन में रखिएगा जरूर, क्योंकि उससे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये वो तस्वीरें हैं जो महाकुंभ में भगदड़ की तस्वीरें हैं, जो बताती है कि दरअसल कितने बड़े लोगों की तादाद आपको सिर्फ और सिर्फ लोग दिखाई देंगे, लोगों के झुंड के बीच बिखरे हुए कपड़े दिखाई देंगे, कुछ जगहों पर लोग ले जाते हुए दिखाई देंगे, अपनों को खोजते हुए दिखाई देंगे। और इस परिस्थिति के भीतर एक एक करके जब आप देखना शुरू करेंगे, वहाँ के लोगों की चेहरों को, उम्र को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप मानेंगे यह देश भक्ति और आस्था की डुबकी किस लिए में कैसे लगाता और ज़िंदगी के साथ कैसे जोड़ता है। बावजूद इसके बड़े बड़े आलीशान घरों में बैठे, तमाम सुविधाओं का उपभोग करने वाले इसी दौर में वही डुबकी लगाना चाहते हैं जिसको आम आदमी अपनी ज़िंदगी को जीने से जोड़ कर रहता है। और यहाँ जीने से जोड़ करके डुबकी सुविधाएं और कानून व्यवस्था को दरकिनार कर देती है। इसीलिए शायद ये तस्वीर हर जगह की दिखाती है कि कौन सी स्थिति किस रूप में वहाँ पर काम कर रही थी। ये एक मौजूदगी है, खास तौर से उस पूरी भीड़ की जिसमें आंखों में रुआसापन है, अपनों को खोने का भय है। और यह भी बता दें, 10 सेंटर्स बनाए गए, खोया पाया सेंटर जो इन्हीं जगहों पर चल रहा है, लेकिन सब कुछ आंखों के सामने है, लेकिन अपने ही इस दौर में अपनों के साथ नहीं है। और ये है वो भीड़ जो आपको नजर आ रही होगी कि सिर्फ और सिर्फ आपको लोगों के सिर ही दिखाई देंगे। और हो सकता है ये खुशी हर चेहरे पर हो, ये देश आस्था की डुबकी लगाने पहुंचा है, महाकुंभ का मौका है, तो फिर क्या भय और क्या डर। और ये चीज़ें जो दिखलाती है, देखिए उसके बाद की परिस्थिति में जो भीड़ थी, ये भीड़ है, और उस जगह की ये उसके बाद की तस्वीरें जो बतलाती हैं कैसे सन्नाटा पसरा हुआ है, दर्द है, रो रहे हैं लोग, इलाज के लिए अस्पताल जा रहे हैं। यह भी बताने की ज़रूरत यहाँ पर जरूर पड़ेगी कि एक सेंट्रल हॉस्पिटल बनाया गया, आर्मी और मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों के साथ मिलकर बनाया गया, लेकिन स्थिति ऐसी भी आई कि अस्पतालों में जब इन्हें ले जाया गया तो वहाँ बेड नहीं थे, कुर्सियों पर ही रखा गया। जो रिपोर्ट्स निकल कर आई उसने बताया इलाज वैसे ही हो रहा है। ये अलग मसला है। अब राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है हम घायलों को घर नहीं भेजेंगे, पूरा इलाज कराएंगे, प्राइवेट अस्पतालों में कराएंगे। ये प्राइवेट अस्पताल शब्द आते ही हर जहन में ये जरूर आता है, ये सारा वीवीआईपी कल्चर प्राइवेट का है, ये सरकारी नहीं है। ये इस देश की खून पसीने की कमाई को प्राइवेटाइज करने के बाद की एक नई परिस्थिति है, जो एक नए तरीके के वीवीआईपी कल्चर को पैदा करती है। और खुद राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं हम इनका प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराएंगे। आपके पास कोई रास्ता हो सकता है, बचे नहीं, क्योंकि ये तस्वीरें बार बार दिखा रही हैं कितनी भयावह तस्वीरों की यह स्थिति है, जो लोगों के साथ, उनकी ज़िंदगी के साथ, उनकी भावनाओं के साथ और उनकी आस्था के साथ महाकुंभ पहुंचती है, और पुलिस किस तरीके से ले जा रही है। बहुत ज़्यादा चिंतन मनन करने की जरूरत नहीं है। एक किताब हमने इसके बगल में रखी है, संगम की रेती पर 40 दिन, धनंजय चोपड़ा की ये किताब है। इस किताब के भीतर ये 2001 के महाकुंभ के दौर की परिस्थितियां हैं, जो अपने आप बतलाती है कि किस तरीके के लोग कैसे वहां जमा होते हैं, और जमा लोगों के बीच जो भावनाएं रहती हैं और वो किस तरीके से उस आस्था में अपनी ज़िंदगी को जोड़े रहते हैं, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। यानी सारी चीज़ों की जानकारी है। इसीलिए ये दर्द और पीड़ा जब महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि माफ़ कीजिए, प्रशासन फेल हो गया, सुरक्षा व्यवस्था तो सेना के हवाले कर देनी चाहिए। ध्यान दीजिए, इस देश में जब जब संकट आता है जिक्र सेना का होता है, संकट जब इकोनॉमी पे आता है तो जिक्र पब्लिक सेक्टर का होता है, यानी सरकारी कंपनियों का होता है। जब इस देश में मुश्किल हालात होते हैं तो कोई निजी हाथों का, निजी कॉरपोरेट का, निजी पैसे का जिक्र नहीं करता है।
क्यों नहीं करता है? ये दर्द है और शायद महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी से बाखूबी बता रहे हैं। और प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है, निकम्मा प्रशासन। सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहां आया सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। और जब 25 बार हम सारे अखाड़े मिलकर कह रहे थे कि सेना के हवाले इस कुंभ को कर दीजिए, हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है, अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख। बहुत ही मुश्किल है वीवीआईपी कल्चर पर नकेल कस पाना, क्योंकि सत्ता ही जब खुद को वीवीआईपी कल्चर में तब्दील कर चुकी हो और वो अलग से विशेषाधिकार चाहती हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस देश के भीतर जरा सोचिए, एक ऐसा हादसा हुआ वो अभी महाकुंभ में, और वहां पर महामंडलेश्वर आंखों में आंसू के साथ इस बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वीवीआईपी के तौर पर वहां सांसद महोदय हेमा मालिनी भी पहुंचती है और उनसे जब यह पूछा जाता है कि जो हुआ, वो कहती हैं जानकारी नहीं है। हालांकि वह अभिभूत है। महाकुंभ में डुबकी लगाकर उनके साथ साधु संतों का जमावड़ा भी, बाबा रामदेव की मौजूदगी भी, और वो इसी में अभिभूत हैं। तो क्या इस देश के भीतर ऐसी अव्यवस्थाओं के बीच भी मृत्यु को क्या मुक्ति के तौर पर मान लिया गया है, या फिर मुक्ति से हटकर एक नई मुक्ति वीवीआईपी कल्चर में समा चुकी है? हादसे के बाद सांसद हेमा मालिनी जी, बहुत ही एक आनंद का फीलिंग हो रहा है। ऐसा कभी मैंने स्नान नहीं किया है और आज बहुत ही खास स्पेशल दिन है आज के दिन, और वो भी गुरु जी के साथ, गुरु अवधेशानंद जी के साथ, रामदेव बाबा जी भी हैं, उन सबके साथ स्नान किया। मेरा सौभाग्य है। एक घटना भी हो गई है महाकुंभ में, डिसरेस्पेक्ट हो गया है, भी बताई जा रही है। उसके बारे में भी सुना है। अभी मुझे इतनी ज्यादा जानकारी इस वक्त नहीं है, मैं पता करूंगी, मैं बताऊंगी। सही शब्द तो शायद हादसे के बाद का नहीं है, सही शब्द तो है महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन संगम में डुबकी लगाने के बाद की पवित्र भावनाएं। लेकिन उसके बाद की परिस्थिति यह है कि हमने शुरू से आपको बताया, एक सारी जानकारी समानांतर में चल रही है। जो वीवीआईपी कल्चर है वो इस देश को हड़प लेने की स्थिति में, और शायद इसीलिए एक बिजनेस मॉडल भी इस महाकुंभ को लेकर समानांतर में चलता है। पहले दिन से कहा गया, राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा, अधिकारियों ने कहा, 2 लाख करोड़ का मुनाफा इस महाकुंभ के जरिए सरकार को होगा। यानी क्या महाकुंभ जो आस्था है वो अब पूरे तरीके से एक बिजनेस मॉडल में तब्दील हो चुका है, और इस बिजनेस मॉडल के आश्रय 2 लाख करोड़ को लेकर जो जिक्र हो रहा है उसमें बड़े बड़े पंडालों में बड़ी बड़ी सुविधाओं के साथ वहां पर लाख रुपए में एक रात गुजारना भी शायद एक पुण्य का काम हो गया है। और उस पुण्य के आश्रय अगर आपके पास पूंजी है तो फिर आप महा वीवीआईपी एक झटके में हो जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में पहुंचने का जिम्मा और लोगों को पहुंचाने का जिम्मा भी सरकार ने ही लिया है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता है कि इतने लोग नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उनके लिए वहां पर जो व्यवस्था होगी वे व्यवस्थाएं अगर छोटी पड़ गई, कम पड़ गई, और उसका एक बड़ा हिस्सा, लगभग आधा हिस्सा वीवीआईपी कल्चर ले गया, जो कि 0.0001% है, तो जरा समझिए कि लगभग 3000 स्पेशल ट्रेन चलाई गई, लोग पहुंचे। 7000 यूपी रोडवेज की बस चली, लोग पहुंचे। कुल 13,000 रेलगाड़ियों का संचालन हुआ। रेल मंत्री ने बतलाया 5,000 रुपए खर्च हुए हैं इस पे। इतना ही यूपी रोडवेज पर भी खर्च होने का जिक्र निकल कर आया, और उसके बाद एक झटके में इस हादसे के बाद कहा गया जो भी विशेष रेलगाड़ियां चल रही है, विशेष बसें
इलाहाबाद की दिशा में, प्रयागराज की दिशा में जा रही है, वो तत्काल के लिए रोक दी जाएंगी, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में वहां लोगों की मौजूदगी है। यह देश 140 करोड़ से ज्यादा का है। दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश अगले 2 बरस में यह हो जाएगा, चीन को भी पार कर देगा। और इस एहसास के साथ कि इस देश के भीतर बहुसंख्य जनसंख्या जो है वो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है, और हिंदू धर्म के आसरे भारत की राजनीति जिस दौर में कुलांचे मार रही है, उसमें चुनाव हो या कुंभ हो या चुनाव हो, अयोध्या में राम मंदिर का बनना हो या वहां पर प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की मूर्ति की हो रही है, प्रधानमंत्री की मौजूदगी एक पुजारी के तौर पर आपको दिखाई देगी। उस विचारधारा को समेटे हुए सरसंघ चालक की मौजूदगी भी वहां दिखाई देगी, और सरसंघ चालक इसे भक्ति भाव से इस देश की आजादी के साथ इस प्राण प्रतिष्ठा को जोड़ने से हिचकेंगे नहीं। यानी चाहे अनचाहे इस देश के भीतर में धर्म राजनीति का सबसे प्रगाढ़ मित्र भी है, आस्था भी है, हथियार भी है, चुनाव जीतने का मापदंड भी है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री आज दिल्ली में जब चुनाव रैली के लिए आए तो उन्होंने शुरुआत महाकुंभ में जिन पुण्यात्माओं की मृत्यु हो गई उन पर शोक जता करके आज की चुनाव सभा को संबोधन करने से पहले मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। अब प्रधानमंत्री मोदी को खुद भी 5 फरवरी को संगम में डुबकी लगाने के लिए जाना है, जिस दिन दिल्ली में वोटिंग होगी। प्रधानमंत्री मोदी को इस बात का एहसास है कि महाकुंभ में भगदड़ मची, लोगों की मौत हुई, वो सभी भक्त थे, सभी सनातनी थे, सभी हिंदू थे। ये अलग मसला है कि दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आकर खड़ा हो गया, आंदोलनरत था, कितने किसानों की मौत हो गई। ये अलग मसला है इस देश के भीतर यूपी में भी पेपर लीक हुआ, बिहार में भी हुआ, कई राज्यों में हुआ, किसी भी छात्र को बख्शा नहीं गया, लाठियां भी बरसाई गई। इस देश में महिलाओं की स्थिति, इस देश में गरीबों की स्थिति, इस देश के भीतर भक्तों की स्थिति, इस देश में किसानों की स्थिति, उसमें राज्य दर राज्य याद करते करते आपको मणिपुर भी याद आ सकता है। लेकिन इस पूरी लकीर का एक सच तो यह भी है कि भारत की राजनीति बदल गई है। भारत की राजनीति अब संवेदनशील रही नहीं है। सत्ता की संवेदनशीलता इस देश के वीवीआईपी कल्चर में समा चुकी है, और उस वीवीआईपी कल्चर को मौजूदा वक्त में हर कोई देख समझ तो रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था भी अगर ताक पर इस वीवीआईपी कल्चर के लिए रख दी जाए, या पूरा का पूरा वीवीआईपी व्यवस्था उस कानून व्यवस्था के आश्रय ही चल रहा हो, तो फिर उपाय किसके पास होगा, और नई लकीर इस देश में नए विजन के साथ कौन खींचेगा? शायद आपको भी इंतजार होगा, कोई ऐसा शख्स तो हो, कोई ऐसी पार्टी तो हो, कोई ऐसे विचार तो उभरे। इंतजार और उम्मीद मरने मत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।